समीर, आप अक्सर कहते हैं कि भारत जो है वो बाकी दूसरे तमाम देशों के बाज़ारों से कहीं ज़्यादा आकर्षक है। ये आपका लगातार कन्विक्शन है, लेकिन मार्केट्स में ऊपर नीचे चीज़ें होती रहती हैं। आज की तारीख में जो इंडिया का रिलेटिव अट्रैक्टिवनेस है वो कितना है? आजकल तो पहले से भी ज़्यादा हो गया, पर पहले भी इंडिया की मार्केट ने अच्छा डिलीवर किया है परफॉर्मेंस, लेकिन अभी दो रीज़न से इंडिया की मार्केट और भी अट्रैक्टिव हो गई है। एक कि इंडिया में कुछ चीज़ें हो रही हैं जो इस समय वर्ल्ड में लोगों को ट्रबल कर रही हैं और वो इंडिया में ठीक चल रही हैं, जैसे कि हमारी डेमोग्राफिक्स, जैसे कि हमारा डिजिटलाइजेशन, जैसे कि हमारी ग्रोथ रेट बाकी देशों के हिसाब से बहुत आगे है। और सेकंड हो गया है कि जो काफ़ी पैसे पहले चाइना में जाते थे, वो पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड विद चाइना। उनको चाइना में दोनों तरफ से या तो सप्लाई चेन के लिए या वो स्टॉक मार्केट वाले दोनों दुखी हैं। सप्लाई चेन वाले शायद दुखी ना हो, लेकिन उनको लगता है कि टू मच रिस्क कि सब कुछ वो एक ही मार्केट में करें, एक ही कंट्री में करें, तो उनको भी ये पुश है उनकी तरफ से कि हम या तो वियतनाम जाएं या इंडिया जाएं वगैरह। और स्टॉक मार्केट वाले तो एक्चुअली दुखी हैं, तो इससे इंडिया की रिलेटिव अट्रैक्शन बहुत बढ़ गई है। जी, लेकिन जो चीन में अभी मंदी है वहाँ पे चीज़ें ठीक होती हुई नहीं दिख रही हैं। दूसरी तरफ अमेरिका में समस्या इन्फ्लेशन की है, महंगाई की है, ग्रोथ की समस्या उतनी नहीं दिख रही। करेक्ट। तो इनका नेट इफ़ेक्ट ग्लोबल मार्केट्स पर क्या है और उसका हमारे लिए इम्पैक्ट क्या है? तो अगर आप लास्ट 15 साल में देखें तो यूएस मार्केट हैज़ बीन बेस्ट परफॉर्मर, इंडिया से भी आगे, और 20 और 25 सालों में इंडिया आगे थी। तो मुझे लगता है कि आगे 5, 10, 15 सालों में यूएस मार्केट का अनलाइकली है नंबर 1 होना, क्योंकि यूएस में एक तो 15 साल अगर कोई मार्केट बिल्कुल टॉप में चल रही हो बाकी मार्केट्स के मुकाबले, तो कुछ ना कुछ एक्सेस हो जाता है जिसको करेक्ट होना होता है। एंड सेकंड इज़ वहाँ पे भी काफ़ी डिवाइड हो गया है बिटवीन डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स, तो उनकी जो मॉरल सुपीरियरिटी और अथॉरिटी थी वो भी कम हो गई है। और अभी सबसे ज़्यादा बातें होती हैं कि यूएस और चाइना की टेंशन इतनी हाई है कि किसी दिन वॉर ही ना हो जाए। तो वॉर तो शायद भगवान करे ना हो, लेकिन उस टेंशन में क्या है कि वो तीसरी कंट्री को फ़ायदा हो जाता है, जिसको इन्वेस्टर्स कहते हैं कि इसमें ये भी ज़्यादा नहीं है और वो भी ज़्यादा नहीं है। तो इंडिया की पोजीशनिंग ये अच्छी हो गई है कि यूएस इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो चाइना का काउंटर करने के लिए सपोर्ट कर रहा है। इसीलिए वो हम रशिया से ऑयल ले सकते हैं, सऊदी अरेबिया से डील कर सकते हैं, ईरान से कुछ कर सकते हैं, एंड हमें वेस्टर्न कंट्रीज़ कुछ कहते नहीं हैं, बिकॉज अब चाइना का काउंटर है। और चाइना से तो एक्चुअल इन्वेस्टर्स ने बहुत नुकसान किया, तो वो इतनी जल्दी नहीं भूलेंगे। तो इन दोनों से इंडिया को थोड़ा सा फ़ायदा ये है कि इंडिया की अट्रैक्शन अलग से भी ठीक थी, लेकिन अब और बढ़ गई है। लेकिन जब से कोरोना महामारी शुरू हुई उसके बाद से ही ये चाइना +1 क्यों बना? ये फैक्टर चलता रहा है, मार्केट इसको समझता रहा है। क्या अब इसमें कोई नई चीज़ रह गई है जो आप कहते हैं कि अच्छा ये सेम स्टोरी घूम घूम करके आती रहती है, मार्केट ने डिस्काउंट क्या किया है? सिंपल लॉजिक ये है कि पिछले 1.5 सालों में, मतलब अभी नहीं, दिसंबर 22 से पहले देखें 1.5 साल, तो 36 बिलियन की इंडिया में सेलिंग हुई फॉरेनर की। तो उस वक्त तो फॉरेनर का आप ये नहीं कह सकते कि वो चाइना से दुखी होकर इंडिया आ गया, क्योंकि उनको भी समझने में ये लगा कि हाँ, कोरोना का जो असर है वो चाइना ने उसको और एक्सटेंड कर दिया कि भाई अब ज़ीरो कोविड होगा, अब ये सिटी बंद हो गई, उनकी वो बंद हो गई। लेकिन उससे ज़्यादा उन्होंने जो एक्शंस लिए गवर्नमेंट ने, जिसके कारण वहाँ के स्टॉक्स नेगेटिवली अफेक्ट हुए, जैसे अली पे, जैसे वो अपना जैक मा चाइना छोड़ के टोक्यो चला गया है, ये सब चीज़ें तो अभी हुई हैं। और जो फॉरेन इन्वेस्टर है या बड़े इन्वेस्टर है, उनको टाइम भी लगता है कि रियली ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, जो भी कहें। तो अब वो शुरू हुआ है 3-4 महीने से, मुझे लगता है। अब उसका आंसर है फ्लो देखना। जब पहले फ्लो ही नहीं थे तो इसका मतलब है नहीं हुआ था। तो इसलिए ये नया इसलिए है क्योंकि ये चल सकता है कई सालों तक, दोनों तरह से, पोर्टफोलियो फ्लो में भी और सप्लाई चेन के में इंडिया में इंटरेस्ट होने में। जैसे एप्पल का अभी आया ना, एकदम कोविड के 2 महीने बाद तो नहीं कोई पहुंच सकता था जी। लेकिन उस समय जो सबसे पहला सेक्टर जो एकदम उभर करके आया था चाइना +1 फैक्टर में, सब लोग जिसकी बात करते थे वो था केमिकल। और पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं केमिकल सेक्टर में ना स्टॉक मार्केट का इंटरेस्ट बचा है और ना वहाँ पे ग्रोथ दिख रही है उनके अपने कामकाज में, उनके अपने बिजनेस में। वो ये हर जगह ऐसे होता है। फिर उसके बाद आ गया इलेक्ट्रॉनिक ESM में, इलेक्ट्रॉनिक्स ये असेंबली एंड मैन्युफैक्चरिंग में। तो चाइना +1 का मैं भी ये नहीं कह रहा कि आप वाले स्टॉक ले रहे हो। चाइना +1 का है कि इंडिया में वो फ्लोज आ रहे हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के, जो पहले चाइना जाते थे, चाहे वो यहाँ के HDFC बैंक ले, मैं तो कहता हूँ ये ज़रूरी नहीं है कि वो चाइना +1 स्टॉक ले रहे हैं।
लेकिन चाइना +1 के स्टॉक्स भी है ना, जो वो मोस्टली प्राइवेट रहेंगे। अगर एप्पल के सप्लायर आएंगे तो वो फॉक्सकॉन आएगा या कोई केस बनाने वाला आ रहा है, वो मोस्टली हमें शेयर ही नहीं मिलने। ये इसका फ़ायदा ये है कि इंडिया में जॉब्स आ रही है, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, साबुन और तेल के स्टॉक चले शायद हमारे नॉर्मल। दैट इज़ द वे टू लुक एट इट। तो ओवरऑल इस समय इंडिया के लिए रिस्क वर्सेस अपॉर्चुनिटी, जो जोखिम है और जो अवसर है, उनका बैलेंस किधर है, कितना है? आई थिंक अभी तो अपॉर्चुनिटी की तरफ है, बिकॉज अगर कुछ मेजर अपॉर्चुनिटीज वर्सेस मेजर रिस्क काउंट कर सकें तो मेजर अपॉर्चुनिटी यही है कि जी इंडिया को अपना इस लायक बनना है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज जो चाइना से कुछ छोड़ के नहीं आएगा। जो चाइना में और एक्सपैंड कर रहा था वो थोड़ा सा या काफ़ी सारा इंक्रीमेंटल डायरेक्शन इंडिया और वियतनाम की तरफ हो सकती है। 2 रीज़न से, एक तो उनको अपने आप लगता है कि जी हमें डाइवर्सिफाई करना चाहिए, क्योंकि हमने कोविड टाइम में देखा कि सिंगल कंट्री में होने से ये हो गया वो हो गया। दूसरे कि इंडिया ने अपनी तरफ से या तो PLI स्कीम करी या उन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिए, मतलब प्रोटेक्शन बढ़ा दी, या डंडा मार मार के उनको बोला कि पहले इंडिया हो गए तो आप रिटेल खोल सकते हो, आप ये कर सकते हो। दोनों तरह की बात कर रहे हैं? नहीं, जैसे एप्पल को भी कि आप रिटेल स्टोर अगर खोलने हैं 100% उसमें अलाउड नहीं थे फॉरेन सिंगल ब्रांड वाले, तो उनको कहा कि ठीक है उसके बदले आप ये करो वो करो। सो पॉइंट इज़ कि इंडिया भी अपनी तरफ से पुश कर रहा है, बट उतना इक्वली लॉजिकल दूसरी तरफ से भी है कि दे शुड बी इन 1 more or 2 more कंट्रीज़। और इंडिया की अपनी मार्केट भी अब बड़ी हो रही है, तो कोई इससे भी जस्टिफाई कर सकता है कि अगर और कुछ नहीं तो इंडिया की मेरी प्रोटेक्शन जो ड्यूटी है मेक इन इंडिया वाली, उसी से मैं बच जाऊँ। तो ये एंगल तो नए हैं ना लास्ट 2-3 सालों के। रिस्क क्या दिख रहा है? रिस्क एक तो होता है जी पॉलिटिकल रिस्क, क्योंकि अभी सब अज्यूम करते हैं कि बीजेपी विल विन बिकॉज बीजेपी ने ये पॉलिसी की वो की है। तो अगर इलेक्शन में बीजेपी का रिस्क हुआ तो उस वक्त 10-5% आपके जा सकते हैं इस बेसिस पे कि जी न्यू गवर्नमेंट का क्या आउटकम, मगर मुझे लगता है उसका लो रिस्क है। द अदर रिस्क इज़ कि अगर हमारी कोई गलती ना हो लेकिन चाइना और US में थोड़ी सी टेंशन और बढ़ जाए तो उसका एंड में हम भी नहीं बच सकते, क्योंकि वो तो सप्लाई चेन, ताइवान को अगर कुछ हो जाए तो पूरा वर्ल्ड रुक जाए। मतलब घरेलू पॉलिटिक्स के रिस्क से ज़्यादा है ग्लोबल अभी मुझे अनसर्टेनिटी जो है। करेक्ट, मुझे ये लगता है अभी। लेकिन वो उसमें तो क्योंकि कांट प्लान अहेड कि वो वॉर होगी नहीं होगी, लड़ाई होगी नहीं होगी, या कितने स्टेज पे जाके आप बैक ऑफ करोगे। अभी के लिए मुझे लगता है कि चल सकता है देश भी और मार्केट भी ऑन द बेसिस कि ऐसी कोई चीज़ अभी नहीं है। लेकिन जिस समय हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, मुंबई में तमाम जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनका एक अलायंस बना है और वो अपनी मीटिंग उन्होंने 2 दिन की कंप्लीट वो कर रहे हैं अभी। तो एक माहौल बन गया है कि अब चुनाव बहुत करीब है। और साथ में सरकार ने जो स्पेशल सेशन बुला लिया है पार्लियामेंट का, उसका समझ नहीं है तो वो एक अभी भी उन्होंने एजेंडा तो क्लियर कर दिया है कि वो 1 नेशन 1 इलेक्शन है। वो कह दिया उन्होंने? हाँ, वो उन्होंने कह दिया है कि ये हमारा एजेंडा है। लेकिन अब इसको वो 4 महीने में कैसे इम्प्लीमेंट हो सकता है मुझे नहीं पता था, ये मैंने नहीं पढ़ा कि ये उन्होंने कह दिया ऐसे। लेकिन अगर कह भी दिया तो वो 3 महीने में उसको इम्प्लीमेंट करना, 4 महीने में इम्प्लीमेंट करना भी आसान काम नहीं है। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। लेकिन अगर एक टाइम पे हो तो इसका मतलब एक तरीके से तो गवर्नमेंट, इसका मतलब थोड़ी बैक फुट पे है कि फ्रंट फुट पे, भी समझ नहीं आई, सोचना पड़ेगा इसके बारे में। जी, तो इस समय अगर वो, चूँकि उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी चेंज करनी होती है, बदलना पड़ेगा, और अभी वो हमारे सामने अगले कुछ हफ्ते बाद क्लियर होगा कि वो पार्लियामेंट में किस फॉर्म में लेकर के आते हैं और कब से वो इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं। तो क्या अगले कुछ हफ्ते जो हैं वो बड़े अनसर्टेन रहेंगे? इन चीज़ों को प्लान करते हुए ही हमने अपना म्यूचुअल फंड लॉन्च इस पीरियड के बाद किया है ताकि अनसर्टेनिटी ख़त्म हो जाए। तो मुझे, क्योंकि रोज़ रोज़ नई चीज़ें होती हैं, इसके बारे में क्या कह सकते हैं। लेकिन अगर ये है तो हाँ, 2 हफ्ते स्टडी पढ़े, अखबार पढ़े दिन में। कोई हम बात 2 हफ्ते के तो बड़ी मुश्किल है बोलनी। बिग पिक्चर में इंडिया इज डूइंग वेल जी। लेकिन अगर कोई एक और काफ़ी बड़ी पिक्चर मैं आपके सामने पूछना चाहता हूँ कि अब 10 साल पूरे हो रहे हैं मोदी गवर्नमेंट के। ये एक बढ़िया टाइम है असेसमेंट करने का कि इन 10 साल में और इससे पहले के 10 साल में जब UPA गवर्नमेंट थी, हमारी इकॉनमी और हमारे मार्केट्स, इन दोनों पीरियड में किस तरह से अलग चले और किस तरह से सिमिलरिटीज़ रही। आप अगर 5 साल, 10 साल, 15 साल और 20 साल मार्केट को देखें तो उनके रिटर्न्स काफ़ी फ़र्क नहीं रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मार्केट ने तो पिछले 10 सालों में भी ठीक किया। अभी क्या हुआ है कि
अब 2-3 और चीज़ें हो गई हैं जिससे आप कह सकते हो कि फॉरेन इन्वेस्टर्स और इंडियन इन्वेस्टर्स दोनों इकट्ठे बाइंग करने लग जाएं। वो मोस्टली लास्ट 5-7 साल की स्टोरी है, पर्टिकुलरली आफ्टर कोविड, जब डीमोनेटाइजेशन, जब इंडियन इन्वेस्टर्स भी काफ़ी बड़ी बन गए इन साइज़, जिससे कि फॉरेनर को मैच कर सकते हैं। तो एक तो ये बड़ा चेंज हुआ है लास्ट 10 ईयर्स में, और दूसरा चेंज हुआ है कि इंडिया अपने आप को ये पोजीशन कर पाया है कि मैं एटलीस्ट compete तो कर सकता हूँ विद चाइना एंड अदर्स, जिसका मुझे लगता है ओवरफ्लो का फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ें नहीं, से हम कहते हैं कि रिटर्न चाहे सिमिलर हों, लेकिन अगर आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि वो रिटर्न होंगे, उससे भी मनी फ्लो ज़्यादा आ सकता है। जी। और इकोनॉमिक फ्रंट पे किस तरह की चेंज आप, या कैसा कंपैरिजन करेंगे आप दोनों टाइम फ्रेम का? दोनों टाइम का हम तो जो उस वक्त भी खुश थे, अभी भी खुश हैं, क्योंकि हम तो स्टॉक मार्केट चलती है तो हम खुश रहते हैं लाइफ में तो इसलिए ठीक है दोनों। जी। सबका इंटरेस्ट ये जानने में रहता है कि समीर अरोड़ा इस समय बाज़ार में क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं मतलब क्या हटा रहे हैं और क्या ले रहे हैं? तो जी अभी मेरा जो मेन 1 साल में फ़र्क रहा है मार्केट से, वो रहा है कि मैंने टेक्नोलॉजी स्टॉक्स को नियरली ज़ीरो कर दिया था, और वो पैसे फिर मैंने कंज्यूमर और ये न्यू एज में और फाइनेंशियल्स में लगाए थे। लेकिन अभी मेरी इतनी एनर्जी नहीं हुई कि मैं ये बेच के वापस आईटी में जाऊं। तो मेरा बिग बेट रहा है कि आईटी, पहले तो मेरा बेट था कि आईटी गंदा करेगा, और उसने किया, और अब मेरा बेट है कि अगर आईटी ठीक भी करे तो मेरी ओवरऑल मार्केट से बेटर नहीं करेगा, तो मैं उसके लिए अब इतनी मेहनत नहीं करना चाहता कि टू मतलब अभी कुछ समय तक और अवॉइड इसलिए क्योंकि दूसरे भी चल रहे हैं। बट हो सकता है कि नेक्स्ट 3-6 महीने में आईटी सेक्टर बॉटम आउट हो जाए, बट सिंस वो मुझे अनलाइकली लगता है कि बहुत आउट परफॉर्म करेंगे, इट इज़ नॉट वर्थ टू मच एनालिसिस। तो अभी मेरी सबसे बड़ी बेट है कि अगले साल मेरे HDFC बैंक और ICICI बैंक थोड़े चल जाएं, बाकी सब चल रहा है इन दोनों को छोड़कर। मतलब फाइनेंशियल्स जो आपका एक तरह से कहें, बाकी फाइनेंशियल चल गए, पर बाकी फाइनेंशियल चल गए हैं, फिर भी ये 1-2 रह गए हैं। जी, करेक्ट। और जो आपने न्यूज़ में कहा, तो जैसे कुछ समय पहले आपने कहा था कि जोमेटो या पेटीएम ये सब अब मतलब अच्छे होने की तरफ आ गए हैं, तो मतलब उसमें आपने एक्सपोजर बढ़ाया होगा? नहीं, मैंने एक्सपोजर नहीं बढ़ाया, बट मैंने दिसंबर तक दोनों ले चुका था एट गुड प्राइसेस, तो वो अच्छे चल गए हैं, तो मैंने और बहुत उससे वेटेज नहीं बढ़ाई, बट दोनों वो मेरे इस साल के सक्सेसेस रहे हैं। जी। लेकिन अब ये काफ़ी चल चुके हैं, तो अब क्या आपको लगता है कि अभी भी उसमें और स्टीम बचा हुआ है? अब ये कि उस स्केल का स्टीम नहीं बचा, बट बचा है मेरे हिसाब से, या 10-20% टाइप बनाने के लिए हो सकता है चलते रहे। जी। और एक बड़ी चीज़ जो आपके लिए पर्सनली काफ़ी एक तरह से कहा जाए कि फुल सर्किल है, मतलब अलायंस वाले डेज आपके वापस आ रहे हैं, ये कह सकते हैं। करेक्ट। मैं तो बड़े सालों से म्यूचुअल फंड में अच्छी से आप शुरू करने जा रहे हैं, तो पहले तो शुभकामनाएं। थैंक यू। अक्टूबर से शुरू हो जाएगा? हम कोशिश कर रहे हैं कि सब चीज़ें हो जाएं, तो अक्टूबर 23 को लॉन्च करेंगे। जी, चलिए, तो 23 अक्टूबर। और शुरुआत में किस तरह से प्लान है, क्या क्या फंड ला रहे हैं आप? नहीं जी, पहले तो एक फ्लेक्सी कैप फंड होगा, फिर ओवर 1.5 ईयर 3-4 और फंड होंगे, जैसे मिड कैप फंड या बैलेंस एडवांटेज फंड। लेकिन अभी हम सेकंड फंड का नहीं सोच रहे हैं, हमारे पहले फंड में हमें सब लोग सपोर्ट करें तो अच्छा है। जी, तो एक तरह से आपका फंड हाउस जो होगा वो इक्विटी फंड हाउस? हाँ जी, 100% है इक्विटी ओनली। जी। एंड उसमें भी एक्टिव इक्विटी। जी। नो ETF और जो भी इंडेक्स फंड वगैरह नहीं। जी। इंटरेस्टिंगली, जैसे मार्केट के जो कुछ दूसरे बड़े प्लेयर हैं वो पैसिव फंड्स की तरफ आ रहे हैं, तो ये पैसिव और एक्टिव की बड़ी बहस चल रही है। नहीं जी, बहस कोई नहीं है। जिन लोगों को फंड मैनेजमेंट करने नहीं आती वो तो एक्टिव नहीं कर सकते ना, वो ETF ही करेंगे। वो तो कहते हैं जी हम टेक्नोलॉजी कर देंगे, पर वो फंड मैनेजर थोड़ा हुए, वो तो है कि जी हम प्लेटफॉर्म में लो ब्रोकरेज में आपका अकाउंट सेटअप कर देंगे। हम हैं फंड मैनेजर, तो हमारी कंपनी हैज़ बीन फाउंडेड बाय फंड मैनेजर्स, एंड फंड मैनेजमेंट का बिजनेस है। तो इसलिए जो आदमी कहे कि मैं सस्ते में आपको ETF दे दूंगा, उसमें ETF कौन सा लेना है वो कौन डिसाइड करेगा? अगर आप कहें कि मैं एक तो बैटरी फंड करूंगा और एक कोल फंड करूंगा, अब ये कौन बताया कि आपको बैटरी फंड लेना है कि कोल फंड लेना है? वो तो आपको अपने आप डिसाइड करना है। तो उसमें फ़ी भी नहीं होती, लेकिन उसमें कोई ख़ास फंड मैनेजमेंट भी यूज़ नहीं हो रही। एक और बड़ा हाथी इस स्पेस में घुस रहा है, कमरे में घुस चुका है, जियो। अब जियो को पहले आप एनालाइज करते थे स्टॉक के रूप में, या रिलायंस को एनालाइज करते थे स्टॉक के रूप में, लेना है नहीं लेना है।
अब आपको उससे कम्पीट करना है। कि मेरी हमारा कितना स्टैंडर्ड बढ़ गया है कि हम जियो से कम्पीट, नहीं जी हम सोच भी नहीं रहे इतनी, नहीं तो हमसे शुरू ही नहीं होगा बिजनेस अपना। नहीं, इस बिज़नेस में फ़ायदा ये है कि सब लोग अलग अलग चीज़ें करते हैं, अलग अलग उससे करते हैं। मेरा होप है कि वो भी ETF ही करें, और पता नहीं उनका तो भी 1-2 साल तो लगेंगे आई अज्यूम। जी, चलिए बहुत बहुत Thank you शुभकामनाएं जी। और धन्यवाद, आपने समय निकाला बातचीत। थैंक यू वेरी मच।